नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और प्रारंभ करेंगे आज हमारी कक्षा। पिछली कक्षा में हमने अनुसंधान प्रारूप के चरणों के विषय में बहुत विस्तृत रूप से हम पढ़ करके आए हैं कि किस प्रकार हमें हमारा जब हम रिसर्च करते हैं तो अनुसंधान प्रारूप अर्थात उसकी रूपरेखा बनाते हैं तो उसके कैसे कैसे चरण होते हैं, इससे पिछली कक्षाओं में हम बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करके आए। अब हम बात करते हैं आगे के बिंदुओं की। आगे के बिंदु ये हैं कि जब हम रिसर्च प्रारूप यदि हम बनाते हैं तो अनुसंधान प्रारूप बनाने में भी अलग अलग प्रकार के प्रारूप होते हैं। मान लीजिए कोई हमारा अनुसंधान ऐसा है कि जिसमें हमें वर्णन करना है तो हम उस आधार पर उसके चरण बनाएंगे, मतलब किसकी उसका प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे कि अब हमें कौन किन बिंदुओं को लेकर इसमें शामिल करना है। ऐसे ही किसी और बिंदुओं को लेकर दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या हमारा जो शोध का विषय है वो प्रयोगात्मक है, प्रायोगिक है या वर्णनात्मक है या अन्य कुछ ऐसा बिंदु है। इस प्रकार से अलग अलग अनुसंधान प्रारूपों के आधार पर सभी के अलग अलग चरण होते हैं। उन चरणों में से ही और उन अलग अलग अनुसंधान प्रारूपों में से ही आज हमने एक जो टॉपिक लिया है वो लिया है वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप, जिसका विवरण मतलब हम जो अनुसंधान प्रारूप है वो विवरणात्मक रूप से यानी उसका विस्तृत रूप से उसका प्रारूप को लेकर के हम काम करेंगे किसी शोध पर, उसके चरण के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जब हम वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क एक योजना रूपरेखा बनाई जाती है, तो उसके जो चरण होंगे वो क्या होंगे, वो ये 5 चरण होंगे। इन 5 चरणों से गुजर करके ही हम वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तैयार की जाती है। तो उसमें से सबसे पहला बिंदु है अनुसंधान के उद्देश्यों का निरूपण, तथ्य संकलन की पद्धतियों का चुनाव, निर्देशन का चुनाव, सामग्री संकलन परीक्षण और परिणामों का विश्लेषण। तो हम इसे कैसे समझेंगे, तो पहले हम ये समझते हैं कि वर्णनात्मक प्रारूप होता क्या है। इस प्रारूप के अंतर्गत अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहा है उसको क्या करना होता है, उसको कार्य और कारण की स्थापना नहीं करनी पड़ती है। इस प्रारूप का मुख्य उद्देश्य समस्या से या शीर्षक से संबंधित वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक या विवरण प्रस्तुत करना होता है। डिस्क्रिप्टिव अर्थात उसने जो जैसे देखा उसको वो वैसा ही केवल नोट करता गया, उसका खुद का अपना कोई उसमें तथ्य शामिल नहीं किए जा सकते। ऐसे प्रारूप को हम क्या कहते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप। ठीक है, अब उदाहरण इसे हम कैसे समझें, तो किसी समुदाय या समूह के संपूर्ण जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो वो अध्ययन किस श्रेणी में आता है, वो इस प्रकार के अनुसंधान की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आप क्या ले सकते हैं, साक्षात्कार ले सकते हैं, अनुसूची ले सकते हैं, प्रश्नावली ले सकते हैं, अवलोकन ले सकते हैं, सहभागी अवलोकन ले सकते हैं। आदि विधियों के आधार पर सामाजिक समस्या का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा की क्या चीज होती है और इसमें हमें क्या काम करना होता है और क्या उद्देश्य होता है इसका। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप के चरणों की कि हम कैसे इस कार्य में इस प्रारूप रेखा में बनाने में आगे बढ़े। तो हम पहला बिंदु लेते हैं अनुसंधान के उद्देश्यों का निरूपण। क्या करेंगे अनुसंधान के निरूपण के लिए, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत शोधकर्ता को उन प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक होता है जिनके संबंध में वह खोज करना चाहता है। इसके अंतर्गत उद्देश्यों को विशिष्ट एवं संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, दूसरी बात हम लेते हैं तथ्य संकलन की पद्धतियों का चुनाव। तो तथ्य संकलन की पद्धतियां क्या है
कि पद्धति, किसी भी पद्धति के चयन के बिना हम कोई भी आंकड़ों का चयन करना संभव नहीं है। इसलिए शोधकर्ता को शोध कार्य के लिए किसी न किसी पद्धति, किसी न किसी प्रविधियों का चुनाव करना आवश्यक होता है और वो उसे विशिष्ट रूप से ही चुनाव कर ले। ये पिछली कक्षाओं में हम पढ़ के आए हैं कि पद्धतियां क्या होती हैं और किन पद्धतियों को हमें उसमें चुनाव के लिए लेना चाहिए। तीसरी बात आती है निर्देशन का चुनाव। निर्देशन अर्थात सैंपलिंग, क्योंकि हम पूरे समग्र का तो अध्ययन कर नहीं सकते, तो हम समग्र में से किसी एक चीज को उठा करके उसका अध्ययन करेंगे और फिर उसको सामान्य सब जगह लागू करेंगे। एक प्रतिनिधि तत्व, जैसे इसको मान लीजिए जैसे क्लास में होता है, क्लास में क्या होगा, वर्ग समूह में से किसी एक विशेष को प्रतिनिधि बना दिया जाता है, क्लास मॉनिटर वगैरह, तो फिर उसका अध्ययन किया जाता है। वो सारी क्लास का हम उसके आधार पर पूरी क्लास का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से निर्देशन यानी सैंपलिंग का चुनाव, तो वो सैंपलिंग का चुनाव किस आधार पर किया जाता है, उस सैंपलिंग को, निर्देशन को चयन करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो जो चयन हम किया जाता है शोधकर्ता द्वारा, उसके अंतर्गत उस प्रतिनिधि इकाई का चुनाव करना होता है जो समस्या से अधिक अनुरूप हो। ऐसा सैंपल लिया जाता है जो उस समस्या से ज्यादा निकट हो, जिससे हमें उसका निष्कर्ष आसानी से मिल सके। दूसरी बात, संपूर्ण समग्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयां हैं, ऐसे सैंपलिंग का चुनाव करना चाहिए। ठीक, फिर बात आती है सामग्री संकलन और परीक्षण की। तो सामग्री संकलन और परीक्षण में क्या होगा कि निर्देशन के पश्चात जब हम वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा या उनकी सहायता से जब तथ्यों का संकलन किया जाता है तो उसकी जांच भी आवश्यक होती है। किस आधार पर हमने तथ्यों का, सामग्री का संकलन किया है और उसका परीक्षण करके देखा है कि नहीं देखा है, तो उसके अंतर्गत हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले विश्वसनीयता, कि जो हमने मान लीजिए तथ्य एकत्रित किए वो हमारे लिए तथ्य विश्वसनीय है या नहीं है, उन तथ्यों में स्पष्टता है कि नहीं है और वो उसमें पूर्णता है या नहीं है, या उन तथ्यों में अनुकूलता है या नहीं है। इन सभी बातों का ध्यान हमें सामग्री संकलन और परीक्षण के समय करना चाहिए। लास्ट का बिंदु आता है परिणामों का विश्लेषण। अब जब हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं तो उसका भी हमें विश्लेषण करना होता है। किस आधार पर करेंगे कि मान लीजिए आंकड़ों का संकलन कर लिया, लेकिन आंकड़ों के संकलन के बाद में उस आंकड़ों की समानता और भिन्नता के आधार पर उसका वर्गीकरण, उसका सांख्यिकीकरण, उसका टेबुलाइजेशन और उसका विवेचना, ये सब हमको अलग अलग तरीके से अलग अलग कर करके रखनी पड़ती है और उसका एनालिसिस हमको करना पड़ता है। ये सब हमारे जो पांचों चरण हैं, ये सब हमें वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा बनाते समय हमें पहले से ही बता देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आज हमने वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप के चरणों के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगली कक्षाओं में दूसरे प्रारूपों को चरण की बात हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।